नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर दिए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कारों की। बताएंगे कैसे महिला सशक्तिकरण में सहयोग कर रही हैं वैज्ञानिक हस्तक्षेप की परियोजनाएं। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। प्रौद्योगिकी देशवासियों को सशक्त और देश को आत्मनिर्भर बनाने का आधार। बजट उपरांत वेबिनार के 7वें संस्करण को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर दिया जोर। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार सहित अवसर पुरस्कारों का वितरण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर देश भर से चुने गए विजेताओं को किया गया सम्मानित। महिलाओं को सशक्त बना रही हैं विज्ञान मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में लैवेंडर खेती से जुड़ी महिलाओं पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में वंडर्स ऑफ इनोवेशन कार्यक्रम का आयोजन। स्किल इंडिया मिशन में सहयोग कर रहा है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी देशवासियों के सशक्तिकरण और देश को आत्मनिर्भर बनाने का आधार है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बजट के बाद आयोजित की जा रही वेबिनार सीरीज के तहत प्रौद्योगिकी सक्षम विकास शीर्षक से 7वें वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि इस वर्ष के बजट की परिकल्पना प्रौद्योगिकी आधारित विकास को ध्यान में रखकर की गई है। एक रिपोर्ट। भारत सरकार प्रौद्योगिकी आधारित दूरदर्शी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, नवाचार और स्टार्टअप्स इंडिया जैसी तमाम योजनाओं में यह सोच झलकती है। इस बार के बजट में भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, स्टार्टअप्स को सहयोग जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है। बजट के बाद आयोजित किए जा रहे वेबिनार के तहत 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें वेबिनार प्रौद्योगिकी सक्षम विकास को संबोधित किया, जिसमें विज्ञान मंत्रालयों और संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए प्रौद्योगिकी देशवासियों के सशक्तिकरण का माध्यम है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का आधार है। आपने देखा होगा इस बार बजट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जो निर्णय हुए हैं, ये सारे निर्णय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बजट की घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही तेजी से हो, ये वेबिनार इस दिशा में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। पिछले कुछ वर्षों में इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि प्रौद्योगिकी को किस तरह जीवन सुगम बनाने में इस्तेमाल किया जाए। कोविड काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह लाभ साफ नजर आया। देश के वैज्ञानिक संगठनों ने तेजी से प्रौद्योगिकियों का विकास किया और उन्हें आम जन तक पहुंचाया। इसका एक उदाहरण स्वदेशी वैक्सीन का विकास भी है, जो देश की आत्मनिर्भरता और क्षमता को उजागर करता है। साथियों, कोविड के समय हमारी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी से लेकर वैक्सीन प्रोडक्शन तक हमारी रिलायबिलिटी को दुनिया ने देखा है। इसी सक्सेस को हमें हर सेक्टर में रिप्लिकेट करना है। इसमें हमारी इंडस्ट्री की, आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश में एक रोबस्ट डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी बहुत जरूरी है। डेटा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए डेटा गवर्नेंस भी आवश्यक है। ऐसे में इसके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स भी हमें सेट करने होंगे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमेशा से राष्ट्र निर्माण से लेकर सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति का आधार रही है, जिसे मौजूदा समय में एक साथ मिलकर काम करने के दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट उपरांत आयोजित किए जा रहे वेबिनार भी इसी प्रयास की एक कड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरती हुई नई वैश्विक प्रणालियों की रोशनी में ये जरूरी है कि हम आत्मनिर्भरता पर ध्यान लगाकर आगे बढ़ें। साइंस के सिद्धांतों से हम परिचित हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ईज ऑफ लिविंग इसके लिए कैसे करें, हमें इस पर भी जोर देना होगा। आज हम तेजी से घरों का निर्माण कर रहे हैं। रेल, रोड, एयरवे, वाटरवे और ऑप्टिकल फाइबर भी अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। इसमें और गति लाने के लिए पीएम गति शक्ति के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विजन को टेक्नोलॉजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है, इस पर हमें काम करना होगा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर लगातार नए बदलाव हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशल प्रणालियां, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जेनोमिक्स, औषधि विज्ञान और 5G जैसे क्षेत्र पनप रहे हैं। भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने तमाम हितधारकों से नवीन विकास के क्षेत्रों में सुझाव और आइडियाज देने का आह्वान किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर साल 2021 के लिए विजेताओं को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके साथ ही ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च यानी अवसर पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विज्ञान भवन में हुए इस मुख्य समारोह में राष्ट्रव्यापी विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का समापन भी किया गया। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन सभागार में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न मंत्रालयों, वैज्ञानिक संगठनों और विभागों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में 22 से 28 फरवरी तक देश भर में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का समापन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की परंपरा के मुताबिक टीएसटी की राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा 2021 के लिए विभिन्न श्रेणियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के राष्ट्रीय पुरस्कार और ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च यानी अवसर पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए। At the outset, I have to perform the pleasant task of congratulating all the recipients of the awards. मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि जब हम प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को एनएसडी पुरस्कार वितरित करने की घोषणा करते हैं तो आप सभी इन पुरस्कारों की महिमा बढ़ाने में योगदान करते हैं, All of you would contribute. जो कि आपने पहले भी किया है और आप भविष्य में भी यह योगदान देना जारी रखेंगे। You've been doing in the past and also that you will continue to contribute in future. राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार 2021 विभिन्न माध्यमों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत इस बार सामान्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पीएन पानिक्कर फाउंडेशन तिरुअनंतपुरम को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए भुवनेश्वर के प्राध्यापक डॉक्टर रमेश चंद्र पारिडा और नई दिल्ली के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच.के. चोपड़ा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयास के लिए गुरुग्राम की डॉक्टर श्रीमती नरेश यादव और गोवा के श्री विजय कुमार चंद्रकांत वेरेनकर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। नव प्रवर्तक एवं पारंपरिक प्रणालियों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयास का राष्ट्रीय पुरस्कार कानपुर के प्राध्यापक डॉक्टर विकास मिश्रा और चंडीगढ़ की डॉक्टर सुमन मोर को दिया गया।
पिछले 2-3 सालों से हम कुछ काम कर रहे थे, खासकर कोरोना के टाइम, पेंडेमिक के टाइम पे हम अपनी कॉमिक सीरीज़ लेकर आए थे, किड्स वायु एंड कोरोना। मार्च 2020 में पहली जो सीरीज़ है वो रिलीज़ हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उसको अडॉप्ट किया और उसके बाद हम 6 सीरीज़ लेकर आए जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमने अवेलेबल कराई, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई। और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमें एक अवार्ड मिला है। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी और हम अच्छा बेहतर करें आने वाले टाइम में। श्रेणी ई में ही वाराणसी की संस्था नाविक को और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह को भी राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार से नवाजा गया। हमारी संस्था है नाविक, नेशनल एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन। ये बेसिकली जो हमारे धरोहर हैं, जैसे नीम है, तो नीम के माध्यम से मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और तमाम महिलाओं को इसमें लगाया नीम सीड कलेक्ट करने के लिए। ग्रामीण छात्रों को, शिक्षकों को, किसानों को के बीच में जा कर के उनको वैज्ञानिक जागरूकता का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। इस कार्य को करने के लिए हमको आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी एफ यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए कश्मीर के जलालुद्दीन बाबा और नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान संचार की बात करें तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और अब ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का मतलब है कि आपको स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक अलग भूमिका के लिए चुना गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह बड़े सम्मान की बात है, आपके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च यानी अवसर पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग स्टोरी पीडीएफ श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की डॉक्टर प्रज्ञा परिमिता रथ को 2021 का पुरस्कार दिया गया। टॉप स्टोरी पीएचडी श्रेणी में आघरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के अजय लागाशेट्टी को प्रथम पुरस्कार, प्राणी शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी अनूप सिंह को द्वितीय पुरस्कार और दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस की शोधार्थी दीक्षा पांडे को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके अलावा दोनों श्रेणियों में 100 से ज्यादा शोधार्थियों को बेस्ट स्टोरी के अवसर पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालयों और संगठनों द्वारा चलाई जा रही सामाजिक लाभ की परियोजनाएं समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने का भी काम कर रही हैं। ऐसी ही एक परियोजना है CSIR का अरोमा मिशन, जिसने जम्मू क्षेत्र की महिलाओं को लैवेंडर की खेती से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में पर्पल क्रांति पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। आज हर क्षेत्र में महिलाएं खुद को साबित कर रही हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुधार काफी धीमा रहा है। भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालयों, संगठनों और विभागों द्वारा चलाई जा रही सामाजिक लाभ की योजनाएं इन क्षेत्रों की महिलाओं को भी सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। जैसे भारत के तटीय क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कराई जा रही समुद्री शैवाल की खेती ने इन इलाकों में कमजोर तबके की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया है। उसी तरह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अरोमा मिशन ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक जीवन को बदलना शुरू किया है। जम्मू के भदरवा क्षेत्र में आई पर्पल क्रांति ने यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी तेजी से लेवेंडर की खेती से जुड़ रही हैं। CSIR भारतीय संवेद औषध संस्थान जम्मू के वैज्ञानिकों की मदद से महिलाएं भी लेवेंडर की खेती के गुर सीख रही हैं। पौधों की कटाई से लेकर पौधे लगाना, फसलों की देखभाल सब महिलाएं खुद करती हैं। ट्रिपल आइम का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
और हमें यहाँ पे रोज़गार भी मिला है। इनकी वजह से हमें रोज़गार मिला है। महिलाएं कभी बाहर नहीं निकलती थी, तो इनकी वजह से हम बाहर भी निकलते हैं, थोड़ा पता भी चलता है हमें। और हम ये खेती कर रहे हैं, हमारी आमदनी भी चलती है, ठीक है। भदरवा क्षेत्र के सुदूर पहाड़ी गांव की सविता देवी ने भी पति की परेशानियों को देखते हुए 7 साल पहले लेवेंडर की खेती शुरू की थी और आज उनके घर के आसपास बैंगनी फूल महकते हैं। सविता की इस पहल में उनके पति भी जुड़ गए हैं। इस खेती ने सविता को घर का कमाऊ सदस्य बना दिया है। हो गया 7-8 साल शुरुआत की हुई इसको। पहले हम मक्के लगाते थे, मक्के में कोई फ़ायदा नहीं हमें, फिर हमने लेवेंडर ये पौधे लिए तो फिर धीरे धीरे हमें फ़ायदा होने लगा इनसे। लेवेंडर की खेती के जरिए आज सविता का परिवार सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए तक कमा रहा है। मतलब कि हमने पहले इनकी गुड़ाई की है ना, फिर हमने इनको काटा, फिर हमने तेल निकाला इसका, फिर बेचा तेल, तो 1.5 लाख का तेल दिया हमने इस साल। एक दूसरे को देखकर महिलाओं में खासा उत्साह जागा है। वो अपने खेतों के साथ घरों के आसपास की जमीन पर भी लेवेंडर की नर्सरी लगा रही हैं। इस खेती ने महिलाओं को अपना रोजगार दिया है, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। मैं IIIM जम्मू के साथ साथ अभी जुड़ी हूँ और मैंने ये फूल इधर उधर लेवेंडर को लगाते हुए देखा, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी इसके साथ जुड़ूं और इसको कहीं आगे पहुंचा दूं, अपनी बहनों को समझा दूं। कम से कम अभी 400 लोग जो किसान हैं वो इस लेवेंडर को लगा के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। और सभी किसानों से मेरी अपील यही है कि और ज़्यादा इस लेवेंडर की तरफ जाएं और अपनी खेती बाड़ी में भी जुटे रहें और इसको भी अपना साथ साथ में काम करना शुरू करें। अब देखो ना, जैसे हमारे पति, हम अपने पतियों पे डिपेंड थे, ठीक है, तो अब हम अपने घर का मतलब खुद खर्चा उठा सकते हैं, तो वैसे हमें डबल फ़ायदा है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, फिर घर में भी जो जिस चीज़ की कमी है वो भी हम पूरा कर सकते हैं। विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अरोमा मिशन जैसे वैज्ञानिक हस्तक्षेप ने खासकर भदरवा क्षेत्र को पर्पल वैली बना दिया है और इस सफलता में क्षेत्र की महिलाओं का भी बराबर का हाथ है, जो मिशन को कामयाब बनाने के साथ साथ खुद को सशक्त कर अपने परिवार को खुशहाल बना रही हैं। भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपना 13वां स्थापना दिवस वंडर्स ऑफ इनोवेशन के नाम से मनाया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को देखते हुए विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन के तहत 25 फरवरी को नवाचारों और नए आइडियाज की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित करना है। एक रिपोर्ट। भारत सरकार की जन जन तक विज्ञान संचार करने और स्वदेशी नवाचारों को बढ़ावा देकर स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सभी संस्थान सहयोग कर रहे हैं। इस सोच को युवा पीढ़ी में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में भी सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन काम कर रहा है। पूरे देश में जारी आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर वंडर्स ऑफ इनोवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने आइडियाज पर परियोजना मॉडल्स को पेश किया। साइंस डे को देखते हुए हमने ये इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से हमने सारे जो विद्यालय हैं हमारे आसपास के, या महाविद्यालय हैं, वहाँ के बच्चों को बुलाया। उनको जो आइडिया कोई नया जनरेट वो करते हैं, जो नया उनके दिमाग में आता है, वो किसी तरह वो प्रदर्शित कर सकें। जब जैसे मॉडल बनाने की प्रथा चली है, तो हमें जो इस इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर में जो उनको किसी तरह से जोड़ना चाहते हैं कि कोई नई चीज़ जो इनोवेट करके वो समाज को दे सकते हैं, क्या कोई हमारी जो प्रॉब्लम है क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में काम कर रहा
इंक्यूबेशन सेंटर युवाओं द्वारा तैयार परियोजनाओं को चुनकर उन्हें सहयोग कर बड़ी परियोजनाओं में तब्दील करने का काम करता है। इस इनोवेशन मेले का भी यही उद्देश्य था। मेंटरशिप हम बहुत अच्छा दे सकते हैं इन बच्चों को। तो मेंटरशिप जब हम देते हैं तो वो कोई मॉडल बना लेते हैं हम उनके हमारे हेल्प से। और जब मॉडल बना लेते हैं, अगर वो बहुत कामयाब होता है, इनोवेटिव लगता है हमें, तो हम उसका फिर इंक्यूबेशन विंग में उसका प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं, ताकि वो बच्चा जो है वो प्रोटोटाइप जब बना ले तो हम एक लाइसेंसिंग करा सकें किसी इंडस्ट्री के साथ या फैक्ट्री के साथ, सो दैट वो कमर्शलाइजेशन हो उसकी। तो ये सारी सोच है सेंटर के पीछे। वंडर ऑफ इनोवेशन इवेंट में आए बच्चों और युवा शोधार्थियों ने कई तरह के आइडियाज पेश किए, जिनमें इंक्यूबेशन सेंटर में तैयार की गई पुरस्कृत परियोजना पर्यावरण अनुकूल एयर कार और सोलर पावर चलित व्हीलचेयर, ऑटोमेटिक मास्क डिटेक्शन डोर जैसी अभिनव परियोजनाओं ने भारतीय प्रतिभा को प्रदर्शित किया। यहाँ पे जो हमारे स्कूल लेवल के बाल कलाकार हैं, हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के जो और कॉलेज लेवल के युवा जो हमारे पास नवप्रवर्तक हैं, इनोवेटर हैं, उन्होंने अपने वैज्ञानिक सोच से इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारे देश का भविष्य है वो इन बाल वैज्ञानिकों में, हमारे युवा वैज्ञानिकों के कुशल नेतृत्व में, जो हमारे देश में तरह तरह की जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से हमें बाहर देश से खरीदनी पड़ती है, उसकी शायद समस्या हमारे पास ना आए। स्कूली बच्चों ने कोविड महामारी को देखते हुए परियोजनाएं तैयार की थीं। सामान्य विज्ञान प्रोजेक्ट के अलावा इनमें सैनिटाइजेशन संयंत्र, एयर प्यूरिफायर, पर्यावरण अनुकूल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन यंत्र देखने को मिले। साथ ही इस मौके पर वेस्ट टू बेस्ट थीम के तहत कबाड़ के बेहतर और वैज्ञानिक उपयोग को भी दर्शाया गया था। देश भर में साइंस वीक मनाया जा रहा है और उसी के तहत आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा जो मेहंदगढ़ में है, उसमें आज काफ़ी बच्चों ने अपने इनोवेटिव मॉडल प्रस्तुत किए हैं और वो काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। और उन्होंने जो देश के समक्ष जो समस्याएं चल रही हैं उनको एक समाधान देने की कोशिश की है। आप ये देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे इस तरह से मॉडल हैं इस इनोवेशन सेंटर में जो यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर भी हर आयु वर्ग, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, लैब्स में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च लेवल पर हो या इनोवेशन के लेवल पर बच्चों द्वारा मॉडल हो, वो सभी प्रदर्शित किए गए हैं और व्याख्यान भी किए जा रहे हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन जैसे केंद्र भारत सरकार की मदद से युवा पीढ़ी में कल के वैज्ञानिक तैयार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही इस तरह की प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं से ऐसे नवीन विचार भी सामने आ रहे हैं जो देश को हर क्षेत्र में बेहतर स्वदेशी समाधान दे सकते हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में विश्व की नवीनतम अत्याधुनिक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सुविधा का उद्घाटन किया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह सुविधा विभिन्न अनुसंधानों में भारतीय शोधकर्ताओं को अग्रणी बनाएगी। आपको बता दें, DST अपनी विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन पर्स और संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल CSRI और DST FIST जैसी योजनाओं के अंतर्गत जामिया हमदर्द को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार में मदद कर रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को अनुसंधान ग्रांट और शोधकर्ताओं को फेलोशिप के रूप में मदद की जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी ने हमें समग्र स्वास्थ्य सेवा के गुण सिखाए हैं। उन्होंने विभिन्न रोगों के पर्याप्त उपचार और रोकथाम के लिए एकीकृत औषधीय दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने पर जोर दिया।
लखनऊ स्थित CSIR के केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के खिलाफ कुटकी पौधे के अर्क से पिक्रोलिव नामक दवा विकसित की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्राकृतिक संसाधन से विकसित यह दवा लीवर में वसा की मात्रा और उसके बाद की जटिलताओं को कम कर सकती है। आपको बता दें, NAFLD रोग लीवर सिरोसिस और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और पूरी दुनिया में इसके मरीज बढ़ रहे हैं। CSIR CDRI ने यह दवा ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया के फाइटोफार्मास्यूटिकल मोड के अंतर्गत विकसित की है और इसे तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण की अनुमति मिल गई है। जल्द ही पिक्रोलिव का नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान PGIMER चंडीगढ़, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई, निम्स हैदराबाद और KGMU लखनऊ में मरीजों पर परीक्षण किया जाएगा। यह दवा इस गंभीर बीमारी के खिलाफ सटीक स्वदेशी समाधान उपलब्ध करा सकती है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वैक्सीन प्रभावकारिता की भविष्यवाणी करने वाला एक गणित मॉडल विकसित करने में सहयोग किया है। क्वींसलैंड ब्रेन इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय शोधकर्ताओं के सहयोग से विकसित यह मॉडल भविष्यवाणी कर सकता है कि कैसे कोविड-19 टीकों द्वारा पैदा होने वाले एंटीबॉडी रोग सूचक संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस शोध के नतीजे हाल ही में नेचर कंप्यूटेशनल साइंस पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। अध्ययन के दौरान 80 से ज्यादा विभिन्न न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का विश्लेषण किया गया, जो टीकाकरण के बाद SARS-CoV-2 के सरफेस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ उत्पन्न हुए थे। इसी अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता दल ने एक गणित मॉडल विकसित किया है, जो वैक्सीन के सुरक्षा स्तर की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। वैक्सीन की प्रभावशीलता की भविष्यवाणी करने का कारण कठिन रहा है। यह गणित मॉडल अब इस जटिल प्रक्रिया को समझने में आसानी पैदा करेगा। खगोलविदों की एक टीम ने अत्यंत दुर्लभ तारों की खोज की है, जो इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। यह खोज तारों के विकास से जुड़े अनसुलझे सवालों के हल तलाशने में मदद करेगी। इवोल्यूशनरी स्टडीज इनिशिएटिव के सदस्य और स्टीवेंसन के भौतिकी और खगोल विज्ञान प्राध्यापक कीवन स्टैसन के नेतृत्व में काम कर रहे शोध दल ने एक नया मॉडल तैयार किया था, जिसने 2017 में सितारों को मापने के तरीके में काफी सुधार किया। यह मॉडल दूर के सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के प्रकारों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। इसी दौरान शोधकर्ताओं को इस नए बाइनरी स्टार सिस्टम का पता चला, जो वास्तव में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले दो तारे हैं। ब्रह्मांड के बीच बाइनरी स्टार सिस्टम असामान्य नहीं है, लेकिन इन तारों की एक असामान्य विशेषता इसका अभिविन्यास है। पृथ्वी को देखने पर तारे एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। आमतौर पर तारे स्पंदन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया में आकार और चमक बदल सकते हैं, लेकिन यह दो दुर्लभ प्रकार के तारकीय स्पंदन हैं, जिनमें से प्रत्येक तारकीय इंटीरियर्स का एक अलग पूरक दृश्य प्रदान करता है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में खोजा गया एक तारा दोनों का एक संकर प्रदर्शित करता है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।